नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सुपर 7 पे। आज हम जूलॉजी की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम पढ़ेंगे आज पोषण दोस्तों, न्यूट्रिशन। तो सबसे पहले दोस्तों न्यूट्रिशन के लिए ज़रूरी है पोषण के लिए कि पाचन। तो हमने जैसे पहले अध्याय में पढ़ा था कि दोस्तों पाचन किसे कहते हैं, कि जटिल भोज्य पदार्थों को सरल भोज्य पदार्थों में तोड़ने की प्रक्रिया होती है, उसी को दोस्तों पाचन कहते हैं। इस पाचन में दोस्तों शरीर के विभिन्न अंग कार्य करते हैं, तो इस तरह से एक तंत्र का निर्माण होता है इस दिन दोस्तों, इसलिए इसको पाचन तंत्र भी बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं दोस्तों। पाचन की क्रिया आपके मुख्य गुहा, जिसको बक्कल कैविटी बोलते हैं दोस्तों, वहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बक्कल कैविटी में आपका कार्बोहाइड्रेट उसका पाचन होता है दोस्तों। तो उसमें जल और एंजाइम की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है दोस्तों पाचन के लिए। और आपके मुख में पाई जाने वाली लार ग्रंथियाँ, जिनमें दोस्तों सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, पेरिटोड, ये लार ग्रंथियाँ आपके जिनसे एंजाइम स्रावित होता है दोस्तों, टाइलिन और लाइपेज, जो कि आपके पाचन में सहायक होता है। टाइलिन ही आपके स्टार्च, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, उसको माल्टोज में तोड़ देता है दोस्तों। आगे पढ़ेंगे हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे इस अध्याय में दोस्तों, वसा के बारे में पढ़ेंगे, प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे, विटामिन, खनिज लवण, जल आदि के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। ये हमारे पोषण में जो जो चीज़ें होती है दोस्तों। तो मुख्य में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का आपका पाचन हो गया। उसके बाद में आपका भोजन आपके जो आइसोफेगस है, जो ग्रसनी है दोस्तों, जो नलिका आपकी उसमें जाता है दोस्तों, फिर वहाँ से स्टोमक में जाता है। तो स्टोमक में आपके सबसे लंबे टाइम तक रहता है दोस्तों भोजन, और वो भी आपके स्टोमक के भी 3 भाग होते हैं दोस्तों, वैसे तो 4 है भाग इसके। तो सबसे पहले जो कार्डिक करके बोलते हैं दोस्तों, जो आपके हार्ट के पास में होता है, पेट का जो भाग, तो उसको कार्डिक बोलते हैं दोस्तों। दूसरा हो गया आपका जो फंडी है दोस्तों। तीसरा हो गया आपका जो बॉडी है उसकी मेन। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके आपके वहाँ पे पाचन शुरू होता है दोस्तों। वहाँ उसमें क्या होता है, पेट में दोस्तों जठर ग्रंथियाँ होती हैं, जिनसे पेट में उपस्थित ऑक्सीटिन ग्लैंड होती है दोस्तों, ऑक्सीटिन ग्रंथियाँ होती है, उनसे HCl का स्रावन होता है दोस्तों। जो HCl आपका क्या करता है, आप पढ़ा था हमने कि बैक्टीरिया और आपका जो बैक्टीरिया उसको ख़त्म करने का काम करती है, साथ ही कंकड़ पत्थर आदि को गला देती है दोस्तों। और उसके अलावा दोस्तों जो उसमें एंजाइम पाए जाते हैं दोस्तों, उनमें पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज है दोस्तों। तो पेप्सिन क्या करता है दोस्तों, ये प्रोटीन को सरल कर देता है, मतलब सरल करना ही आपका पाचन है। किसी भी जो जटिल भोज्य पदार्थ है उसको सरल करना, वही पाचन है दोस्तों। तो पेप्सिन आपके प्रोटीन को सरल करता है, और गैस्ट्रिक लाइपेज आपको वसा को, और रेनिन आपके दूध को, और उसके अलावा आपका म्यूसिन नामक एक एंजाइम पाया जाता है, जो आपकी जो एब्डोमेन है उसकी दीवारों को रक्षा करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में भोजन जाता है आपके यहाँ पे, आपका काइम बन जाता है भोजन का, एक पर्टिकुलर एक टाइप बन जाता है दोस्तों, जिसको काइम बोलते हैं। लिक्विड फॉर्म में बन जाता है भोजन, उसको काइम बोलते हैं। उसके बाद में छोटे आंत में जाता है। छोटे आंत के हमने पढ़े थे दोस्तों के 3 भाग होते हैं, डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आपका पोषण शुरू होता है दोस्तों। यहाँ से क्या है ना, अवशोषण चालू हो जाता है छोटे आंत से। तो डियोडिनम में क्या होता है दोस्तों, छोटे आंत में आपके रसांकुर और लसिका करके ऐसे आपके ब्रश के टाइप में ऐसे निकले हुए रहते हैं दोस्तों, जिनसे अवशोषण होता है दोस्तों। ठीक है, और यहीं पे दोस्तों आपका अग्नाशय रस और पित्त रस आके आपके डियोडेनम में मिलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अग्नाशय रस को क्या बोलते हैं, पूर्ण पाचक रस बोलते हैं दोस्तों। इसमें ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज आदि होते हैं दोस्तों। इसको पूर्ण पाचक रस क्यों बोलते हैं, कि ट्रिप्सिन क्या करता है दोस्तों, ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन का पाचन कर देता है, एमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर देता है, और लाइपेज आपका वसा का पाचन कर देता है। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा आपका पित्त रस है, वो क्या करता है दोस्तों, पाइसीकरण का कार्य करता है। यह क्या करता है, जो वसा है, सबसे जो भोज्य पदार्थ है फैट, उसका पाचन सबसे लेट हो पाता है दोस्तों। इसके पाचन में बहुत ज़्यादा कठिनाई आती है,
इसलिए इसको पित्तरस क्या करता है, इसको पानी में घुलनशील बनाता है दोस्तों। तो इसको पाइसीकरण करके बोलते हैं, एमल्सिफिकेशन करके, तो पाइसीकरण कर देता है पित्तरस। और उसके अलावा दोस्तों जब आगे बढ़ता है भोजन जेजुनम और इलियम में, तो वहाँ पे आपका आत्त रस आके इसमें मिलता है दोस्तों। वहाँ पे ब्रून्स ग्लैंड्स पाई जाती है दोस्तों, ब्रून्स ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जिनसे आत्त रस निकलता है। और इस आत्त रस से इरिप्सिन, माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज और लाइपेज नामक एंजाइम आपके निकलते हैं। इरिप्सिन क्या करता है दोस्तों, तो ये प्रोटीन का पाचन कर देता है। माल्टेज आपका कार्बोहाइड्रेट का, सुक्रेज भी आपका कार्बोहाइड्रेट का, लाइपेज आपका वसा का पाचन करता है दोस्तों। इस प्रकार आपका आंत्र के अंदर, छोटे आंत के अंदर आपका रसांकुर और लसिका करके ये होती है दोस्तों। इनसे आपका भोजन अवशोषित हो जाता है। अब भोजन आपका पहुंच गया आपके जहाँ से अब आपकी वाहिनियों में पहुंच गया, नलिकाओं में पहुंच गया, वहाँ से पर्टिकुलर कोशिका के पास में भोजन जाएगा दोस्तों। अब वहीं से शुरू होता है आपका पोषण दोस्तों। अब आपका बड़ी आंत के अंदर सीकम, कोलन और रेक्टम होता है दोस्तों, तो वहाँ पे पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है। सीकम के पास में अपेंडिक्स पाया जाता है दोस्तों, जहाँ से पहले सेलुलोज का पाचन होता था दोस्तों। लेकिन अब वो एक अवशेषीय अंग बन गया है, क्योंकि सेलुलोज की मात्रा हम बहुत कम काम में लेते हैं, तो इसलिए पाचन नहीं कर पाता, और अब हो गया वो अवशेषीय अंग के दोस्तों। और यहाँ पे क्या होता है ना, बड़ी आंत में दोस्तों जल का अवशोषण होता है, तब तथा उत्सर्ज्य पदार्थ एकत्रित होते हैं, जिनको शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको थोड़ा सा पाचन के बारे में ब्रीफ किया था दोस्तों, ताकि आपको पता रहे कि छोटी आंत से आपका जो पचित भोजन है वो आपके अब नलिकाओं में आ गया दोस्तों। अब नलिकाओं से पर्टिकुलर कोशिका के पास में जाएगा, और कौन कौन सा पोषक पदार्थ है, जो कितना चाहिए शरीर में, कितनी एनर्जी देता है, ये सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे दोस्तों। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों कि पोषण पोषण किसे कहते हैं। कि जब हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं दोस्तों, तो उनका पाचन होगा, और उसके उपरांत ग्लूकोज बनेगा। जो ग्लूकोज आपके पास में दोस्तों पता है आपको कि जो माइटोकॉन्ड्रिया के पास में रहता है, तो ग्लूकोज माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का विखंडन होगा। ऑक्सीजन आपका माइटोकॉन्ड्रिया के आपके F1 ऑक्सीसोम के पास में रहता है दोस्तों, पता है आपको। तो वहाँ से ATP का निर्माण होगा दोस्तों, और यही ऊर्जा का उत्पादन होगा। अतः इन्हीं भोज्य पदार्थों को पोषक पदार्थ कहते हैं दोस्तों, जो आपका जाके एनर्जी देता है दोस्तों। उन्हीं को हम बोलेंगे भोज्य पदार्थ, उनको पोषक पदार्थ बोलेंगे दोस्तों। परंतु ये भोज्य पदार्थ एक संतुलित आहार में होना जरूरी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कि पोषक पदार्थ दो तरह के होते हैं दोस्तों, कार्बनिक पोषक पदार्थ और अकार्बनिक पोषक पदार्थ। पोषक पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया को ही पोषण या न्यूट्रिशन कहते हैं। जो आपके जो पचित भोज्य पदार्थ है दोस्तों, उनका पचित भोज्य पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया को, कोशिका द्वारा ग्रहण करने की क्रिया को पोषण या न्यूट्रिशन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि दो तरह का हो गया आपका पोषक पदार्थ, कार्बनिक पोषक पदार्थ और अकार्बनिक पोषक पदार्थ। ठीक है दोस्तों, तो कार्बनिक पोषक पदार्थों के अंतर्गत आ गया आपके दोस्तों कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, और न्यूक्लिक अम्ल हो गया दोस्तों। ये डायरेक्ट सीधा फैक्ट के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कि कार्बनिक पदार्थ कौन सा और अकार्बनिक पदार्थ कौन सा है। तो कार्बनिक पदार्थों में हो गया दोस्तों आपका कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल, जिनमें RNA DNA। ठीक है दोस्तों, अकार्बनिक पोषक पदार्थों में आपका खनिज लवण हो गया, मिनरल्स और जल। ठीक है दोस्तों, तो पोषक पदार्थों को किस आधार पर डिवाइड किया गया है दोस्तों ये। तो पोषक पदार्थों को, जो पोषण पदार्थ है, उनको कार्बन के अवयव पाए जाने के अथवा ना पाए जाने के आधार पर वर्गीकरण किया गया है। वे पोषक पदार्थ जिनमें कार्बन के अवयव है वो कार्बनिक पदार्थ हो गए दोस्तों, और जिनके अंदर कार्बन के अवयव नहीं है वो अकार्बनिक पदार्थ हो गए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कार्बनिक पोषक पदार्थ, इनमें सबसे पहले पढ़ते हैं दोस्तों हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य शरीर को ऊर्जा प्रदान करना है। ठीक है दोस्तों, ये मानव शरीर को जो ऊर्जा प्रदान करता है। और आपको पता है दोस्तों कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन आपका मुख गुहा से ही चालू हो जाता है, मतलब एनर्जी देने का कार्य आपका कार्बोहाइड्रेट तुरंत कर देता है। इसका प्रमुख स्रोत कार्बोहाइड्रेट होता है,
मानव शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है दोस्तों। ये सीधा सीधा फैक्ट के रूप में भी पूछा जा सकता है दोस्तों कि मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा एनर्जी देने का कार्य कार्बोहाइड्रेट करता है दोस्तों। तभी आपको पता है दोस्तों, जो खेल कूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी हैं उनको ग्लूकोज पिलाया जाता है, ठीक है। वो एक तरह से बहुत सरल फॉर्म में होता है दोस्तों ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की, तो तुरंत आपका पाचन कर लिया जाता है। एक चीज़ और है दोस्तों कि जैसे आप जो भी औषधि ग्रहण करते हो, एल्कोहल या जल है, विटामिन है, इनका अवशोषण आपके आमा से या स्टोमक से ही कर लिया जाता है, स्टोमक एब्डोमेन से ही कर लिया जाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वसा भी ऊर्जा देती है। इसके अलावा ये उष्मारोधी का भी कार्य करता है, उष्मारोधी, और शरीर को भराव भी लाता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। शरीर में भराव लाता है, उष्मारोधी होती है। आगे पढ़ेंगे दोस्तों कि जो लोग मोटे होते हैं उनको कम सर्दी लगती है, तो उष्मारोधी का कार्य करता है। जैसे आपके जो ठंडे इलाके हैं उनमें पाए जाने वाले जीव जंतुओं की त्वचा मोटी होती है, क्योंकि वो एक तरह से उनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। फैट को ही हम वसा बोलते हैं दोस्तों। तो वसा आपका उष्मारोधी का कार्य करता है, तो इसलिए उष्मारोधी का कार्य भी करता है। और ऊर्जा ही तब देता है जब हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो जाता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हम पढ़ेंगे कि प्रोटीन भी आपको एनर्जी नहीं देता है। प्रोटीन आपकी कोशिकाओं की टूट फूट, मरम्मत आदि का कार्य करता है, लेकिन वो भी आपको एक पर्टिकुलर टाइम में आपको एनर्जी देगा। लेकिन वो तब देगा जब आपको कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो गया, फैट समाप्त हो गया, तब आपको प्रोटीन एनर्जी देने का कार्य करेगा। नहीं तो प्रोटीन भी आपका एनर्जी तब तक नहीं देता दोस्तों। तो तब तक इनका कार्य क्या है, जब तक कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी दे रहा है तब तक वसा का काम आपका उष्मारोधी का, शरीर में भराव लाने का कार्य होता है, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार प्रोटीन किसी तरह की ऊर्जा देने का कार्य नहीं करता, बताया था दोस्तों। ये संरचनात्मक एवं निर्माणकारी कार्बनिक पदार्थ के रूप में शरीर में भाग लेता है दोस्तों। ये नई कोशिकाओं का निर्माण करेगा, क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत करेगा, ठीक है दोस्तों। और एंजाइम निर्माण करेगा, हार्मोनों का निर्माण करेगा, आदि सब कार्य प्रोटीन का है दोस्तों। हार्मोनों का निर्माण करेगा, एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, ठीक है दोस्तों। तो जैसे दोस्तों प्रोटीन कब आपको एनर्जी देने का कार्य करेगा कि जब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो गया है, फैट समाप्त हो गया है। एक दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है, यानी अनशन पे होता है अगर कोई व्यक्ति, तो उसका डॉक्टर उसकी जांच करता है, यूरिन की जांच करता है दोस्तों। उसकी बार बार यूरिन की जांच करता रहता है, और यूरिन में यही चीज़ चेक करता है कि उसके यूरिन के अंदर प्रोटीन तो नहीं टूट के आने लग गया है। अगर प्रोटीन टूट के आने लग गया है मतलब उसके शरीर से दोस्तों कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो चुका है, उसके शरीर से फैट समाप्त हो चुका है। अब शरीर उसके प्रोटीन को काम में लेना शुरू कर दिया है एनर्जी के रूप में, तो उसके जिंदे बचने के चांसेस बहुत कम होते हैं दोस्तों। इसी पर डॉक्टर डिक्लेयर करता है कि जो मरणासन व्यक्ति है उसके पास में कितना टाइम है, क्या टाइम है, वो उसे यूरिन चेक करके। सामान्यतः जब व्यक्ति मरणासन पर होता है तो डॉक्टर बार बार उसके यूरिन का टेस्ट करता है, जिससे व्यक्ति का प्रोटीन का उत्सर्जन तो नहीं हो रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो व्यक्ति को जल्द खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या है कि यदि व्यक्ति खाना पीना छोड़ देता है तो शरीर में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में ग्लाइकोजन। ये दोस्तों ग्लाइकोजन आपको पता होगा कि जो आपका लीवर है दोस्तों, वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में, मतलब कार्बोहाइड्रेट ये दोस्तों वो समाप्त हो जाएगा, तो बदलने का कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। जब आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट आ रहा है तो उसको क्या करेगा, लीवर आपका ग्लाइकोजन के रूप में एकत्रित करके रख लेगा, और जहाँ जब जरूरत होगी कि आपने भोजन नहीं कर रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट देता रहेगा शरीर को, इसी ग्लाइकोजन को तोड़ तोड़ के। तो ग्लाइकोजन समाप्त हो जाएगा, उसके बाद में शरीर में वसा या फैट समाप्त हो जाएगा, और उसके बाद में प्रोटीन का नंबर आता है दोस्तों। तब तक ये ऊर्जा नहीं देता है, और उस टाइम ये ऊर्जा देना शुरू करता है। अगर आप भोजन कर रहे हैं तो प्रोटीन ऊर्जा नहीं देता है, तब इसका काम क्या होता है दोस्तों प्रोटीन का, कि सेल का निर्माण करता है, कोशिकाओं का निर्माण करेगा, कोशिकाओं की मरम्मत करेगा, एंजाइमों का निर्माण करेगा, हार्मोनों का तथा एंटीबॉडी का निर्माण करेगा, और इनका सब का कार्य तब रोक देगा जब आप भोजन नहीं कर रहे हो दोस्तों। तो इन सब चीज़ों का, सेल की मरम्मत करने का, एंजाइम का, हार्मोनों का, एंटीबॉडी का आदि का निर्माण करना प्रोटीन छोड़ देगा। उस टाइम प्रोटीन आपको एनर्जी देने का कार्य करेगा, शरीर को जीवित रखने का कार्य करेगा। तो ऐसे में ये सब कार्य रुक जाएंगे दोस्तों, तो व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा और व्यक्ति खत्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में विटामिन का निर्माण शरीर में नहीं होता है दोस्तों।
ये चीज़ भी ध्यान रखना दोस्तों कि विटामिन का निर्माण शरीर में नहीं होता है, इसको बाहर से ग्रहण करना होता है दोस्तों, और ये उपापचय क्रियाओं का निर्धारण में सहायक होती है दोस्तों। ठीक है, विटामिन का रोल बहुत बड़ा है दोस्तों शरीर में। न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करती है दोस्तों। जो हमने पढ़ा था कि न्यूक्लिक अम्ल भी कार्बनिक पदार्थ है, तो न्यूक्लिक अम्ल क्या करता है, आनुवंशिक लक्षणों का निर्धारण करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, खनिज लवण और तथा जल आपके उपापचय क्रियाओं का नियमित करने का कार्य करता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो कल हम पढ़ेंगे दोस्तों जो कार्बनिक पदार्थ हैं और अकार्बनिक पदार्थ। तो कार्बनिक पदार्थों में हमने जो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन इनके बारे में पढ़ा, तो इनको ब्रीफ करके पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे दोस्तों कल। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को दोस्तों। थैंक यू।